हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग अगला टॉपिक राज्यसभा पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था विधायिका में हम लोगों ने देखा था कि जो विधायिका जो होती है वह दो स्तर पे था, एक संघीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में संसद था और संसद के अंतर्गत उसके तीन स्तंभ थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्य विधानमंडल में, राज्य विधायिका में विधानमंडल था और विधानमंडल के तीन स्तंभ खासकर राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। तो आज हम लोग देखेंगे उस संसद के, जिसका हम लोग कल चर्चा किए थे कि संसद के तीन स्तंभ कौन कौन थे। पहला था राष्ट्रपति और दूसरा स्तंभ थे राज्यसभा और तीसरा स्तंभ था लोकसभा। संसद का अनुच्छेद 69 में वर्णन किया गया, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बात की गई है। तो आज इसी हम लोग राज्यसभा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके प्रमुख बिंदुओं पर जो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखा जाए जो राज्यसभा है वह अनुच्छेद 80 में क्या क्या गया है, राज्यसभा की बात की गई है कि क्या होगा, संसद के लिए एक राज्यसभा का गठन होगा और यह राज्यसभा को क्या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और इसको एक और नाम से जिसे विशेषज्ञ सदन के रूप में भी जाना जाता है। विशेषज्ञ सदन इसलिए क्योंकि इस सदन में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, वो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उसे विशेषज्ञ सदन के रूप में भी जाना जाता है। और जो राज्य के प्रतिनिधि करते हैं, जो राज्य से आते हैं, वो भी क्या होते हैं, विशेष ही होते हैं अपने क्षेत्र में, तो इसलिए इन नामों से भी इसे जाना जाता है। मतलब अस्थाई सदन क्या है, अस्थाई सदन के रूप में। अस्थाई सदन इसलिए क्योंकि यह जो सदन होता है यह कभी भंग नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होता। आपके ऑप्शन में कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि राज्यसभा भंग किन परिस्थितियों में हो सकता है। ऑप्शन में रहेगा आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान में दीजिएगा, यह क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं 2 साल बाद वो अवकाश ग्रहण करते हैं और फिर अगले के लिए निर्वाचित हो जाते हैं, तो इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए कि संरचना देखेंगे कि क्या राज्यसभा का क्या संरचना है, उसके बारे में समझेंगे। संरचना बात की जाए कि राज्यसभा में टोटल जो मूल रूप से कितने सदस्य आ सकते हैं, 250 यानी 250 में क्या है 238 यानी 238 क्या हो सकते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आ सकते हैं, राज्य और संघ शासित प्रदेश से आ सकते हैं और 12 मनोनीत हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से टोटल कितने आते हैं, 233 आते हैं और 12 इधर क्या है जो मनोनीत से लिए जाते हैं, वो टोटल के टोटल 12 मनोनीत किए जाते हैं। टोटल मिलाकर अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245 है। तो ध्यान में रखेंगे यह जो 33 सदस्य हैं 233, इसमें क्या होते हैं, राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल होते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कौन से संघ शासित क्षेत्र, जैसे 2 संघ शासित क्षेत्र हो गया जिसमें विधानसभा की व्यवस्था है, वो हो गया दिल्ली एंड पांडुचेरी। ये 2 ऐसे हैं जिसमें क्या है, विधानसभा की व्यवस्था है, तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश से भी इसमें शामिल होते हैं। तो प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह कौन कौन होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली एवं पांडुचेरी के सदस्य, तो दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं वो गैप हैं, जब संघ शासित प्रदेश से और भी क्षेत्र आने लगेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जा सकता है, क्या पूछ दिया जाता है कि जो संघ शासित प्रदेश होते हैं जिसमें क्या है, विधानसभा नहीं है, उस संघ शासित प्रदेश में सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया जाएगा, यह प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसका होगा वहां पर क्या कहता है, ऑप्शन में रहेगा कि उपराष्ट्रपति द्वारा या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसमें लाया जाता है या विशेष निर्वाचक मंडल बनाकर। तो क्या होगा, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात की जाए संरचना के बाद निर्वाचन,
इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है यह होता है, इसमें कौन से शामिल होते हैं, राज्य और केंद्र शासित बोलिए या संघ शासित, कुछ भी बोल सकते हैं, केंद्र और संघ शासित प्रदेश शामिल होते हैं। और इनका माध्यम क्या होता है चुनाव का, इनका भी अप्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष विधि से इनका भी निर्वाचन किया जाता है। और इसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें है जो खासकर इसमें जनसंख्या को आधार माना जाता है, जनसंख्या के अनुसार ही सीटों का बंटवारा किया जाता है। जब हम लोग पढ़े थे, अनुसूची पढ़े थे, तो उस अनुसूची नंबर 4 में हम लोग देखे थे कि क्या किया गया, अनुसूची 4 में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, उसमें आवंटन की बात की गई है राज्यसभा के सीटों का अनुसूची 4 में। तो जनसंख्या को आधार मानकर इसमें क्या किया गया, सीटों को बंटवारा किया गया। जिस प्रकार से देखा जाए यूपी में अभी वहाँ की जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ से राज्यसभा के सदस्यों का अत्यधिक है, राज्यसभा सदस्य वहाँ से 31 है, और वहीं बिहार की तो बिहार में मात्र 16 है। तो यह जनसंख्या को भी आधार मानकर क्या किया गया है, उसके अनुसार सदस्य राज्यसभा में भेज सकते हैं। तो ये जो निर्वाचन का जो पद्धति क्या है, उसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और ये प्रत्यक्ष रूप से कौन भाग लेते हैं, इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, सिर्फ दिया हुआ रहेगा विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप ध्यान में देंगे विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, इस पद्धति में भाग लेते हैं। और कभी कभी जब आप प्रश्न बना रहे होते तो एक प्रश्न यहाँ से और पूछ दिया जाता है, क्या पूछ दिया जाता है कि ये इनके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो जो सदस्यों का निर्वाचन है उसे हम लोगों ने देख लिया अप्रत्यक्ष विधि से। एक क्वेश्चन से यहाँ से पूछ दिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है। ऑप्शन में रहेगा एक संचयी पद्धति द्वारा, उसके बाद एक रहेगा सापेक्ष पद्धति द्वारा, उसके बाद एक और ऑप्शन में रहेगा कि संचयी पद्धति द्वारा, सापेक्ष पद्धति द्वारा, और तीसरा में रहेगा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल हस्तांतरणीय पद्धति के द्वारा। तो इसका आप जवाब क्या देंगे, इसका जवाब हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय और समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा भी इनके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इनके निर्वाचन से संबंधित किस प्रकार से, और 12 तो क्या किए जाते हैं, वह मनोनयन करके डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब हम लोग निर्वाचन के बाद उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, योग्यता देखते हैं। योग्यता है राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं उसे भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो योग्यता में क्या क्या है, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और तीसरा वह लाभ के पद पे नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और चौथा बात की जाए वह क्या हो, मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो, यह भी ध्यान होगा, यानी वो दिवालिया नहीं हो। तो इस तरह से ये हो गए राज्यसभा के जो योग्यता हैं उसे हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं उनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल देखेंगे कि कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, और यह क्या होता है, साथ में यह अस्थाई होता है, और यह इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। किस प्रकार से वो अवकाश ग्रहण करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जिस प्रकार से मान लेते हैं ये 2012 हो गया, 2014 हो गया, 2016 हो गया,
और 2018 हो गया और 2020 हो गया। तो 2012 में 33 सदस्य राज्यसभा में आए, 2014 में भी 33 आए, 2016 में भी आए। अब 2018 में क्या होंगे, इनका हो जाएगा 2012 वाला का 18वां, 2018 में 6 साल हो जाएगा। तो टोटल के जितने सदस्य आए उनका 1/3 क्या हो जाएंगे, वो अवकाश ग्रहण करेंगे, यानी वो रिटायर हो जाएंगे। तो यानी 93 का 1/3 हो गया 33, तो 33 सदस्य क्या होंगे, वह अवकाश ग्रहण कर लेंगे और इनके जगह पर न्यू सदस्य आएंगे। ठीक, जो 2014 में 33 आए, ठीक उनका क्या होगा 6 साल, 2020 में 6 साल पूरा होगा और जैसे ही वो 6 वर्ष पूरा करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो अभी अवकाश ग्रहण करेंगे और 33 रिटायर हो जाएंगे, फिर उनके जगह पे नए सदस्य आएंगे। तो ये इस प्रकार से इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है, प्रति 2 वर्ष पर वो अपना अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद बात की जाए, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, वह उपराष्ट्रपति होता है, यानी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। चूंकि उपराष्ट्रपति एक बहुत बड़ा ही पद है तो इनके काम भी इन्हें दिया जाना चाहिए, तो इसलिए इनको क्या किया गया, सभापति नियुक्त किया गया। वह क्या कर सकते हो, सदन यानी राज्यसभा में वह क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, उस राज्यसभा के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं तथा उसे नियमित रूप से चलने के लिए अनुशासन रख सकते हैं। वे सभी जो राज्यसभा में कार्य होते हैं उनको देखना, उनको अनुशासित करना सदस्यों को, तो ये क्या होता है, उपराष्ट्रपति का सभापति के रूप में कार्य होता है। और आपको एक बात और भी ध्यान देना होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा का सभापति होने के लिए ही वेतन दिया जाता है, यानी वो सभापति के रूप में ही उनका वेतन दिया जाता है, जो 4 लाख है। और वेतन भत्ते जो सांसद को मिलते हैं सभी वेतन भत्ते इनको दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे उपराष्ट्रपति को किनके लिए वेतन दिया जाता है, सभापति, राज्यसभा का सभापति होने के लिए। अगर मान लेते हैं कि सभापति उपस्थित नहीं हो तो सदन की कार्रवाई कौन करेगा, कौन चलाएगा, उपसभापति। तो उपसभापति हाल ही में कौन है, उपसभापति। अभी उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण, यही हरिवंश नारायण जी हैं जो भी हमारे उपसभापति हैं। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि उपसभापति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन में रहेगा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उपसभापति का चुनाव किस प्रकार से होता है, संसद के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात की जाए क्या होता है, इनके कुछ विशेष कार्य दिए गए हैं। क्या क्या विशेष कार्य हैं उसे ध्यान देंगे। जैसे कुछ विशेष कार्य है राज्यसभा के लिए, क्या है विशेष कार्य उसे हम लोग देखेंगे। पहला है विशेष कार्य में कि अनुच्छेद 249 के तहत यह राज्यसभा को अधिकार है कि राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषय को वो क्या कर सके, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सके। यानी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार किसे है, राज्यसभा को है। और संघ क्या कर सकता है, संघ उस पर कानून बना सकता है, यानी यही है। और दूसरा क्या इसको अधिकार है, दूसरा अधिकार है कि अनुच्छेद 312 के तहत क्या है, जिस प्रकार से अनुच्छेद 249 में इन्हें राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार अखिल भारतीय 212 के तहत अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार किसे है, केवल राज्यसभा सदस्य को है। जिसमें कौन कौन आते हैं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, आईएएस हो गया, आईएएस, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। आईएफएस का मतलब फॉरेन विदेश मत समझ जाइएगा, इसका मतलब हुआ वन, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये तीनों क्या है, अखिल भारतीय सेवा। तो यह राज्यसभा को डायरेक्ट अधिकार प्राप्त है क्या, कि वो अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करे। और दूसरा एक और है जो राज्य सूची के विषय के महत्व को राष्ट्रीय महत्व। ये प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्या पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से
वो कौन से अधिकार है जो केवल राज्यसभा को अधिकार है? तो ऑप्शन ए में रहेगा वह राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, दूसरा रहेगा अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकता है, तीसरा रहेगा ए एवं बी दोनों, चौथा में रहेगा केवल एक, चौथा और फिर अगला में पांचवा में रहेगा केवल दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। ये दोनों अधिकार किसके हैं? राज्यसभा को है। उसके बाद और भी कुछ है, विशेष कार्य इन्हें दिए गए हैं, क्या है उसे हम लोग देखेंगे। जैसे तीसरा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो विधेयक है वो कहाँ लाया जा सकता है? वह केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो आप ध्यान में देंगे जो राष्ट्रपति को हटाने संबंधी है वह बिल, वह विधेयक को कहाँ लाया जा सकता है? राज्यसभा में केवल लाया जा सकता है। यानी पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा क्या करेगा? इसे पारित कर लोकसभा को देगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। और चौथा है कि धन विधेयक, जो धन विधेयक है वो क्या है? धन विधेयक को कौन घोषित कर सकता है कि धन विधेयक है या था? नहीं, वह लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है। तो धन विधेयक में क्या है? एक और है कि इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे राष्ट्रपति में कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जो इसमें राष्ट्रपति की संस्तुति पूर्व में चाहिए, यानी उनका हस्ताक्षर। जैसे संचित निधि हो गया, संचित निधि से धन निकालने संबंधी संविधान संशोधन धन विधेयक, तो इसे तो लोकसभा में लाने का प्रावधान है। तो धन विधेयक को कहाँ लाया सकता है? लोकसभा में। लेकिन एक और क्या है कि धन विधेयक को लोकसभा जब पारित कर देता है तो क्या होता है? राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन क्या होता है? समय होता है। अगर वह 14 दिन में पारित नहीं करता है तो वह क्या हो जाता है? स्वतः ही पारित हो जाता है अपने आप। तो यह ध्यान में रखेंगे। और एक बात और, पांचवा क्या है कि राज्यसभा को कोई भी साधारण विधेयक को कितने दिन रोकने का प्रावधान है? साधारण विधेयक पर मात्र वो 6 माह ही रख सकता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न कभी कभी यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखा कि राज्यसभा का क्या क्या होता है, निर्वाचन का पद्धति क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, उनका कुछ विशेष कार्य क्या दिया गया है। तो उन सभी को हम लोगों ने समझा और इससे जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे, जितने भी प्रश्न बन सकते थे, लगभग को हम लोगों ने कवर किया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपके पास जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक हैं, क्वेश्चन बैंक है, कृपया उसे उठाइए और एक बार बना लीजिए। तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम जितना भी टॉपिक खत्म हो गया, धीरे धीरे हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सेशन भी देते जा रहे हैं। कृपया आप इस क्लास को करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर बनाएं। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।